अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में हमें दिखाया जाता है कि काई कबीले में मालहून खातून अलाउद्दीन उस्मान साहब के पास बैठी हुई हैं और अलाउद्दीन उस्मान साहब उन्हें दवा पिलाते हैं। मालहून खातून कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आप अब बेहतर महसूस कर रहे हैं हजूर। इस पर उस्मान साहब जवाब देते हैं, खातून मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसी दौरान कबीले के बाहर ढोल जोर शोर से बजने लगते हैं और जरकुताई अपने सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होता है। कासिम और सुलेमान उसे देखते ही दौड़ते हुए उसकी तरफ आते हैं। जरकुताई के चेहरे पर परेशानी देखकर आइगुल बच्चों को आगे आने से रोक लेता है और जरकुताई से कहता है, भाई उम्मीद है कि तुम कोई अच्छी खबर लेकर आए हो। इस पर जरकुताई उसके करीब आकर कहता है, ये खबर सबसे पहले उस्मान बे को सुननी चाहिए। ये कहते ही जरकुताई सरदार के खेमे की तरफ कदम बढ़ा देता है। अंदर उस्मान साहब अलाउद्दीन और मालहून खातून के साथ बैठे होते हैं कि इसी लम्हे जरकुताई अंदर आने की इजाज़त मांगता है। अलाउद्दीन के इजाज़त देने पर जरकुताई खेमे के अंदर दाखिल हो जाता है। जरकुताई को देखकर उस्मान साहब कहते हैं, मेरे जरकुताई, मुझे उम्मीद है तुम खुशखबरी लेकर आए हो। क्या हमने दुश्मन को शिकस्त दे दी? इस पर जरकुताई अर्ज करता है, मेरे सरदार, दुश्मन हमसे तादाद में कहीं ज्यादा था। हमने मैदान जंग के हालात को अपने हक में मोड़ने की भरपूर कोशिश की। हमने उस वादी का रास्ता भी बंद कर दिया था जहां से काफिर फरार होने वाले थे। मगर ये कहते ही जरकुताई घुटनों के बल बैठ जाता है और उस्मान साहब घबरा कर पूछते हैं, लेकिन क्या हुआ जरकुताई? तो जरकुताई कहता है, वहां अचानक एक तूफान सा आ गया। दुश्मन पूरी शिद्दत के साथ हम पर टूट पड़ा। हमें यूं लगा जैसे अब हम सब खत्म हो जाएंगे। जरकुताई की बातों के साथ ही हमें वो मंजर भी दिखाया जाता है। जंगल के अंदर ओरहान अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और उसने हेक्टर और उसकी फौज का रास्ता रोका हुआ होता है। फ्लावियस हेक्टर के साथ खड़ा नजर आता है। हेक्टर के घुड़सवार तूफान की मानिंद ओरहान की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। ओरहान निहायत इत्मीनान के साथ खड़ा रहता है और अचानक इशारा दे देता है। ओरहान के इशारे पर एक मजबूत रस्सी छोड़ दी जाती है जो घुड़सवारों के रास्ते में आकर रुकावट बन जाती है। रस्सी से टकराते ही कई घुड़सवार घोड़ों समेत जमीन पर आ गिरते हैं। ये मंजर देखकर हेक्टर सख्त गुस्से में आ जाता है और वो अपने साथियों के हमरा घोड़ों से उतर आता है। इस मौके पर हेक्टर फ्लावियस और कमांडर से कहता है, तुम दोनों दाएं और बाएं पहाड़ों की तरफ चढ़ जाओ, मैं बाकी सिपाहियों के साथ यहीं मुकाबला करूंगा। फ्लावियस कमांडर के साथ वहां से रवाना हो जाता है और हेक्टर भी अपने साथियों के साथ घोड़ों से उतर जाता है। फिर वो बुलंद आवाज में अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, हमला कर दो। ये हुक्म सुनते ही उसके सिपाही दौड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और उसी लम्हे ओरहान के हुक्म पर उनके सामने एक आग में लिपटा हुआ तीर छोड़ा जाता है। तीर गिरते ही एक सीधी लकीर में आग भड़क उठती है और ओरहान की तरफ बढ़ने वाले काफिर इस आग में घिर जाते हैं और जल जलकर हलाक हो जाते हैं। ओरहान अपने साथियों को ललकारते हुए कहता है, आओ मेरे सिपाहियों, बोरसा के लिए, अपने शहीदों के खून के लिए। सब आगे बढ़ते हैं और हेक्टर आग के ऊपर से छलांग लगा देता है। दोनों जानिब के सिपाही एक दूसरे से टकरा जाते हैं। पहले ही वार में ओरहान और हेक्टर आमने सामने आ जाते हैं और उनके दरमियान शदीद और तेज रफ्तार लड़ाई शुरू हो जाती है। हेक्टर ना सिर्फ ओरहान का डटकर मुकाबला करता है बल्कि साथ साथ ओरहान के सिपाहियों पर भी कारी वार करता है। दोनों एक दूसरे पर भरपूर हमले करते हैं। रास्ते में आने वाले काफिर भी बैक वक्त ओरहान के हाथों मारे जाते हैं। फिर ओरहान हेक्टर पर झपटता है और इंतहाई फुर्ती से उसका खंजर छीन लेता है। अगले ही लम्हे वो पलटकर खंजर हेक्टर के पेट में घोंक देता है, मगर इसके बावजूद हेक्टर अपने कदमों पर कायम रहता है और खंजर को जोर लगाकर बाहर निकाल लेता है। इसी दौरान दोनों जानिब के कई सिपाही बीच मैदान जख्मी हो जाते हैं। इधर जरकुताई जंग की दास्तान जारी रखते हुए कहता है कि उकाब के पंजों में फड़फड़ाते शिकार की तरह दुश्मन हमले पर उतर आया, मगर बाएं सिमत शाहीन बे और आउची बे पहले से मौजूद थे। वहां एक और क़यामत खेज मार्का बर्पा हो गया। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि शाहीन बे और आउची बे पहाड़ पर पहरा दे रहे होते हैं। हेक्टर का कमांडर अपने साथियों के साथ वहीं से ऊपर चढ़ता है और करीब पहुंचते ही उन पर लगातार तीर बरसाए जाते हैं। कमांडर फौरन फुर्ती से छुप जाता है, लेकिन उसके आगे बढ़ने वाले कई सिपाही तीरों का निशाना बन जाते हैं। ये मंजर देखकर वो दोबारा उठता है और आगे बढ़ते हुए तलवारों से हमला कर देता है। शाहीन बे भी अपने साथियों और सिपाहियों के साथ दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। इधर जरकुताई उस्मान साहब से कहता है कि ओरहान बे के पास हर चाल का तोड़ मौजूद था। दुश्मन ने दाएं जाने पेशकदमी की तो वहां बोरान साहब उनके इंतजार में खड़े थे। साथ ही हमें दाएं तरफ का मंजर भी दिखाया जाता है जहां फ्लावियस काफिरों के साथ आगे बढ़ रहा होता है।
बुलंदी पर बोरान सिपाहियों के हमरा बड़े बड़े पत्थर थामे खड़ा होता है और दुश्मनों के नीचे आते ही बोरान के हुक्म पर वो पत्थर छोड़ दिए जाते हैं। नीचे बढ़ने वाले काफिल पत्थरों की जद में आकर कुचले जाते हैं। जो काफिर पत्थरों से बचकर आगे बढ़ते हैं उन पर तलवारों से भरपूर हमला कर दिया जाता है। तलवारें गर्दनों के आर पार हो जाती हैं। फ्लावियस तलवार निकाले चारों तरफ घूम रहा होता है, मगर उसके साथ आने वाले काफिर लगातार कटते चले जाते हैं। मौका मिलते ही फ्लावियस काइयों को नहीं बल्कि हेक्टर के ही सिपाहियों को मौत के घाट उतार रहा होता है। बोरान की तलवार वाकई आग बरसा रही होती है। दुश्मन तेजी से जमीन पर गिरते चले जाते हैं। शामिल के एक हाथ में कुल्हाड़ा और दूसरे में तलवार होती है और दोनों हथियार पूरी तरह अपना काम दिखा रहे होते हैं। फ्लावियस अभी हेक्टर के सिपाहियों को खत्म ही कर रहा होता है कि पीछे से बोरान की तलवार आकर उसकी तलवार से टकरा जाती है। फ्लावियस को देखकर बोरान तलवार नीचे करते हुए कहता है, फ्लावियस तुम एक उसूलों वाले इंसान हो, तुम्हारे बाप की तरह, तुमसे भी यही उम्मीद थी। ये कहते हुए बोरान अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ा देता है, मगर फ्लेवियस मुसाफा करने के बजाय कहता है, अब आगे तुम्हारी मर्जी, मैं एहतियातन यहाँ से गायब हो रहा हूँ। ये कहकर फ्लेवियस आगे बढ़ जाता है और बोरान का बढ़ा हुआ हाथ वहीं रह जाता है। फिर बोरान अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है, सिपाहियों, अभी बहुत से कुत्तों का खात्मा बाकी है, आज हम इन सब को ज़मीन में दफन कर देंगे इंशाअल्लाह। ये कहते ही सब जोश के साथ तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं। इधर जरकोताई उस्मान साहब से अर्ज़ करता है, मुख्तसर ये कि मेरे सरदार, हेक्टर की फ़ौज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। इसके शहसवार जान बचाने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे और इस वाजी के आखिरी सिरे पर मैं, जरकोताई, खुद इनके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। ये कहते हुए जरकोताई अपनी दोनों तलवारें नियाम से निकाल लेता है। बच्चे भी छुप छुप कर जरकोताई को देख रहे होते हैं। इसी के साथ हमें वो मंजर दिखाया जाता है जहां हेक्टर के सिपाही जान बचाते हुए एक तरफ भाग रहे होते हैं, मगर जरकोताई अपने साथियों के साथ इनके सामने आ खड़ा होता है और हंसते हुए कहता है, आज कोई भी काफिर जिंदा नहीं बचेगा। ये कहते ही उसके साथी काफिरों पर टूट पड़ते हैं और वहाँ भी कत्लो गारत का सिलसिला शुरू हो जाता है। इधर उस्मान साहब जरकोताई से सवाल करते हैं, अच्छा तो फिर क्या वो हेक्टर के आमने सामने था? ये सुनते ही चुपके से बातें सुनने वाले कासिम और सुलेमान अचानक खैमे में दाखिल हो जाते हैं और कासिम पूछता है, जरकोताई साहब, इसके बाद क्या हुआ? हमें तजस्सुस में मत रखिए। उन्हें देखकर मालहून खातून और उस्मान साहब खुश हो जाते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, मेरे पोते बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बताओ जरकोताई, आगे क्या हुआ? जरकोताई कहता है, इसके बाद बहुत कुछ हो चुका था। इसी के साथ हमें वो मंजर दिखाया जाता है जहां ओरहान एक ही वार में कई काफरों को काट डालता है। घुड़सवार भी ओरहान को गिराने में नाकाम रहते हैं, बल्कि वो खुद उसके हाथों मारे जाते हैं। मगर उसी लम्हे एक जख्मी सिपाही ढाल से ओरहान पर वार करता है और ओरहान ज़मीन पर आ गिरता है। अगले ही लम्हे वो सिपाही ओरहान को कत्ल करने की कोशिश करता है, मगर ओरहान बड़ी फुर्ती से खुद को बचा लेता है और उसे गिराकर खंजर से इतने वार करता है कि खून के छींटे ओरहान के चेहरे पर आ पड़ते हैं। करीब ही जख्मी हेक्टर अपना दिफा करता हुआ नजर आता है। वो अपने इर्द गिर्द मौजूद सिपाहियों को मारने के बाद घोड़े पर सवार होकर फरार हो जाता है, मगर ओरहान उसका पीछा नहीं छोड़ता और फौरन उसके ताकुब में निकल पड़ता है। कारा, खलील और अब्दुर्रहमान लगातार काफिरों को जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। वादी मौत की तरह बोल रही होती है, जंग में मचने वाली तबाही और बर्बादी की कहानी बयान कर रही होती है। पहाड़ पर शाहीन शाह और उसके साथी भी काफिरों का डट कर मुकाबला कर रहे होते हैं। हेक्टर का कमांडर शाहीन शाह को अपने ऊपर हमले का इशारा देता है तो गुस्से से भरा हुआ शाहीन शाह फौरन झपट पड़ता है। अंधे गुरूर में डूबा हुआ नादान कमांडर बुरी तरह मार खाता है। कभी शाहीन शाह का मुक्का पड़ता है, कभी आउची का वार और कभी किसी सिपाही का हमला, और आखिर में शाहीन शाह एक जबरदस्त थप्पड़ मारकर उसे जमीन पर दे मारता है। फिर उसे मारते हुए कहता है, मौत तुम्हारे लिए निजात है, क्योंकि मुझसे तुम्हें कोई निजात नहीं मिलेगी। उधर जख्मी हेक्टर आगे बढ़ रहा होता है और ओरहान उसके पीछे पीछे होता है। थोड़ी ही देर में ओरहान हेक्टर तक जा पहुंचता है और अपने घोड़े से छलांग लगाकर उसे भी घोड़े से गिरा देता है। दोनों अपनी तलवारें बेनियाम करते हैं और आमने सामने आ खड़े होते हैं, मगर एक दूसरे पर वार करने से पहले ही ओरहान पर तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर ओरहान फौरन एक दरख्त की आड़ में हो जाता है। हेक्टर के सिपाही मुसलसल उस पर तीर बरसाते रहते हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हेक्टर आगे निकल जाता है। तीरों के रुकने के बाद उसके सिपाही आगे बढ़कर ओरहान को घेर लेते हैं, मगर ओरहान तादाद की परवाह किए बगैर उन पर टूट पड़ता है। चाकू, चौबंद और बर्क रफ्तार ओरहान चंद ही लम्हों में सबको ढेर कर देता है। जख्मी हेक्टर लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा होता है कि कुछ घुड़सवार उसके सामने आ जाते हैं और उनमें एक सारोज होता है जो हेक्टर से कहता है, मैं ऐन वक्त पर पहुंचा हूं ना। हेक्टर सारोज के लाए हुए घोड़े पर सवार होता है और वहां से पलट जाता है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि वादी में ओरहान हेक्टर के कमांडर पर टूट पड़ता है
और उससे पूछता है, बोलो माबद सरमाहों की पुष्ट पनाही कौन कर रहा है। जब वो कुछ नहीं बताता तो ओरहान दोबारा उसकी पिटाई करता है और गुस्से में कहता है, बोलो वरना मैं तुम्हें इसी जमीन में दफन कर दूंगा जिसे तुमने नापाक किया है। तब कमांडर कहता है, मैंने हजारों सिपाहियों के सामने तुम्हें मारने की कसम खाई थी। ये सुनते ही ओरहान एक और जोरदार थप्पड़ उसे रसीद करता है। इस पर कमांडर कहता है, रुक जाओ, ये मत समझना कि हमारी फौज को शिकस्त देकर तुमने जंग जीत ली है, तुम्हारी असल जंग तो अब शुरू होगी ओरहान। ये कहते ही कमांडर खुदकुशी के लिए जहर वाली अंगूठी खोलने लगता है कि ओरहान उसका बाजू काट देता है और कहता है, क्या तुमने समझा था कि गंदगी फैलाकर तुम तुर्क तलवार से बच जाओगे। ये कहते ही ओरहान उसका गला काट देता है। शाहीन शाह कहता है, शयातीन को मारने से खत्म नहीं किया जा सकता, हम जितने कम करेंगे उतने ही नए पैदा होंगे। जिस पर ओरहान जवाब देता है, इसीलिए हम बहुत जल्द बोरसा की तरफ पेशकदमी करेंगे। खलील, कासिद रवाना करो, शाहीन शाह को बोरसा की करारगाह में मदद दो, हम आरमादीस में अपना अधूरा काम मुकम्मल करेंगे। ये कहते ही ओरहान अपने साथियों के साथ आगे की तरफ बढ़ जाता है। कबीले में ये सारी कहानी सुनकर उस्मान साहब खुशी से लबरेज हो जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बेटे और सरदार मुझे मायूस नहीं कर सके। मालहून खातून उस्मान साहब से कहती हैं, आपका ख्वाब पूरा होगा मेरे सरदार। इस पर उस्मान साहब जवाब देते हैं, मैं जरकुताई की बातों से समझ गया हूँ कि अब बोरसा का रास्ता काइयों के लिए खुल गया है। अलाउद्दीन, ऐसा ही है ना? अलाउद्दीन कहता है, बिल्कुल बाबा, यही हकीकत है। ज़रा सरदार वापस आएं, बोरसा के दरवाजे पूरी तरह खोलने के मंसूबे पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। ये सुनकर सब खुशी से इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, वक्त करीब है, मैं ये अब महसूस कर सकता हूँ। उस्मान साहब का ख्वाब बोरसा के दरवाजे के सामने पूरा होने के बिल्कुल करीब है। इसी लम्हे बोरसा के सामने एक भेड़िया धाड़ता है और एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंचता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।